स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्ट्रीमों से चैनल पर। स्टूडेंट्स, काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर केमिस्ट्री विषय का मॉडल प्रश्न पत्र है उसको हल करा दिया जाए। तो देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट ये क्यों आ रहा है ये भी आप सभी लोग जान लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों ने ये देखा है कि जो मॉडल प्रश्न पत्र है आपका UPMSP वेबसाइट पर, इस प्रश्न पत्रों को हल कर लेने के बाद जो आप अपना बोर्ड पेपर देकर आते हैं उसमें आप जरूर देखोगे इस मॉडल प्रश्न पत्र से 2 से 3 प्रश्न फिजिक्स विषय में भी आपको मिला है। दीर्घ त्रिप्रश्न ही पूरा मिल गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैथ विषय में भी प्रश्न हमको देखने को मिले हैं मॉडल प्रश्न पत्र से बोर्ड वाले पेपर में। इसलिए आप केमिस्ट्री विषय का जब भी पेपर देने जा रहे हैं 11 अप्रैल को, तो उससे पहले इस मॉडल प्रश्न पत्र को जरूर हल कर लें, ठीक है। इसका सलूशन भी मैं PDF फॉर्म में दे दूंगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर मैं लगभग क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र को हल करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए, हम समय को लॉस नहीं करेंगे और अपने मॉडल प्रश्न पत्र की ओर चलेंगे। तो मॉडल प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर, रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र 2021-22 के लिए, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा आपके पास। इसमें लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको लिखने हैं भाई। जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, तो जो आप न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं उसके समस्त पदों को लिखना होगा, नहीं तो आपके स्टेप के नंबर कट भी सकते हैं, ठीक है। जहां आवश्यक हो वहां पर आप रासायनिक समय कर दीजिए, ठीक है। थ्योरी की जगह रासायनिक समय कर दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर चलिए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न का जो का पार्ट है उसमें बोला जा रहा है कि फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो देखिए, एक आपका होता है FCC, एक आपका होता है BCC, एक आपका होता है SCC, समझ रहे हो ना। तो FCC में जो परमाणुओं की संख्या होती है 4 होती है, सभी को पता है। BCC में जो परमाणुओं की संख्या होती है 2 होती है, ये भी पता है सभी को। SCC में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 1 होती है। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए तीनों प्रश्नों को आप तैयार रखिए। FCC के बारे में दिया गया है, हो सकता है आपके बोर्ड पेपर में BCC के बारे में पूछ लिया जाए। तो FCC में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो आपकी 4 होती है, BCC में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 2 होती है, और SCC में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 1 होती है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने इस प्रश्न के दूसरे प्रश्न की ओर, है मतलब पहले प्रश्न के दूसरे पार्ट की ओर। तो दूसरे पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है। दूसरे पार्ट में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्य गुण नहीं है। पहला ऑप्शन है परासरण दाब, दूसरा है पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब में अवनमन और हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो देखिए, जो विलयन का अणु संख्य गुण नहीं है वो है आपका पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। विलयन का अणु संख्य गुण नहीं है पृष्ठ तनाव। बात करें अगले पार्ट की ओर, गा पार्ट की ओर। तो गा पार्ट में बोला जा रहा है कि शून्य कोट अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक क्या होगा। देखिए, दर नियतांक, अगर दर नियतांक की हम बात करें तो दर नियतांक को भैया K से प्रदर्शित किया जाता है। K बराबर होता है x/T। x जहां आपकी होती है सांद्रता और T जो होता है वो आपका होता है समय, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम मात्रक निकालेंगे, सांद्रता का मात्रक होता है भैया मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसको लिखा जा सकता है मोल प्रति लीटर सेकेंड। क्या लिखा जा सकता है? मोल प्रति लीटर सेकेंड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो मोल, ठीक है, लीटर की पावर -1 या लीटर इनवर्स और सेकेंड की पावर -1 यानी सेकेंड इनवर्स। आप देख लीजिए, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका मैच कर रहा है, यानी जो आपका हो जाएगा शून्य कोट की अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक हो जाएगा मोल लीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1। क्लियर हुई बात कि कैसे आया? ठीक, अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले घा पार्ट की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा काइनेजारो अपक्रिया नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका काइनेजारो अपक्रिया नहीं देता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ट्राईमेथिल एस्टल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए, काइनेजारो अपक्रिया नहीं देता है एस्टल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है। काइनेजारो अपक्रिया कौन नहीं देता है भाई? एस्टल्डिहाइड नहीं देता, बाकी सब देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। ये घा पार्ट था, अब बढ़ते हैं अंगा पार्ट की ओर। तो अंगा नंबर में दिया जा रहा है कि एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है। सभी को पता होगा कि एथिल एमीन पर जब HNO3 की क्रिया कराते हैं तो C2H5OH बनता है।
कितना बनता है इसे भाई, C2H5OH बनता है। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, C2H5OH। उसके बाद आगे हम बात करें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अंगा के बाद चा पार्ट दिया गया है। ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें कौन सा समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, कीटोन समूह होता है, हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, NH2 समूह होता है। ग्लूकोज का जब फार्मूला लिखोगे तो उसमें आप सभी लोगों को एल्डिहाइड समूह देखने को मिलेगा। तो ग्लूकोज होता है अपचायक गुण इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें जो होता है एल्डिहाइड समूह होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 2 की ओर। इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं और प्रश्न संख्या 2 के का पार्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 के का पार्ट की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में ये बोला जा रहा है कि एक तत्व ए है जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है भाई, 100 है। परमाणु द्रव्यमान, तत्व ए का जो परमाणु द्रव्यमान दिया, आप पूरा लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ कि आपको कैसे न्यूमेरिकल करना है। परमाणु द्रव्यमान, तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान, इसे कैपिटल M से लिखते हैं। ये आपको दिया गया है 100। कितना दिया गया भाई, 100 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि संरचना BCC है तथा एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई आपकी 400 पिकोमीटर है। यहाँ पर दिया गया एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई। एकक देखो BCC के लिए पहले परमाणुओं की संख्या आप सभी को मैंने अभी बताया। BCC के लिए परमाणुओं की संख्या आप लिख लोगे, BCC के लिए परमाणुओं की संख्या को हम Z से लिखते हैं। वो कितनी होती है, 2 होती है। मैंने अभी आप सभी को बताया अच्छे तरीके से। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई, इसको हम A से लिखते हैं। A बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है आपको, 400 पिकोमीटर। 400 पिकोमीटर दिया गया है। इसको आप सेंटीमीटर बदलोगे तो 400 पिको का मतलब 10 की पावर -12 और मीटर है तो मीटर लिखा रहने दीजिए। 400 गुणे 10 की पावर -12 और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। इसको यहाँ पर आप हल कर लीजिए। A इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 गुणे 10 की पावर कितना मिल जाएगा भाई, 8 माइनस का कितना मिल जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को। उसके बाद यहाँ पर देखिए और आपको क्या दिया गया है, और आपको यहाँ पर ये दिया गया है कि Na का मान दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए Na का मान लिख लीजिए आप। Na का मान दिया गया है 6.023 गुणे 10 की पावर कितना दिया गया है आपको, 23 प्रति मोल दिया गया है। ये मोल की पावर -1 आप लिख सकते हो। आपको निकालना क्या है, प्रश्न में आप सभी लोगों ने पढ़ लिया है कि आप लोगों को क्या यहाँ पर निकालना है। आपको निकालना सबसे पहले A का घनत्व। ठीक, घनत्व को हम P से प्रदर्शित करते हैं या रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घनत्व हम निकालेंगे, P नहीं लिखेंगे, A का घनत्व। तो घनत्व A का घनत्व कितना हो जाएगा, रो बराबर सूत्र होता है Z, कितना होता है भाई, Z गुणे M और बटे में आपका होता है Na और गुणे में A क्यूब। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो आप इसी सूत्र में वैल्यू रख दीजिए। Z परमाणुओं की संख्या मैंने बताया 2, M की वैल्यू कितनी है आपकी, M की वैल्यू है 100 और बटे में Na की वैल्यू कितनी है आपकी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू में A। देखिए भाई यहाँ A का मान कितना दिया गया है, 4 गुणे 10 की पावर -8। इसका आप क्यूब कर लीजिए। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिए। यहाँ से आपको कितना मिलने वाला, ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 100 और बटे में 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 4 का क्यूब करेंगे भैया 64 हो जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर -8 का क्यूब 10 की पावर -24 हो जाएगा, 8 3 24। ठीक, इसको और थोड़ा हल कर सकते हो आप। देखिए कैलकुलेशन तो हट जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको करना होगा पूरे स्टेप। तो रो बराबर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 100 और बटे में आपका हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर -24। 23 माइनस का 1 बचेगा, है ना, और माइनस का 1 ऊपर लेकर चले जाएंगे, 10 की पावर +1 हो जाएगा। छोड़िए इसको, और गुणे में आपका कितना हो जाएगा 64। बस आप इसी को हल कर लीजिए। ये 1000 हो जाएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा 2 से, तो 2000 और बटे में 6.023 गुणे 10 गुणे 64।
ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन आप सभी लोगों को कर लेना है। आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है 5.188 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है वही घनत्व का, ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को घनत्व निकालना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले प्रश्न की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट तो न ले लीजिए। ठीक, अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में ये बोला जा रहा है कि 10 ग्राम ए में एकक कोशिका की संख्या बताइए, जबकि Na का मान दिया गया है। ठीक है, 10 ग्राम में आपको एकक कोशिका की संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, 100 ग्राम में, ध्यान दीजिएगा, आपको 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या दी गई है, परमाणुओं की संख्या। तो 100 ग्राम में परमाणुओं की जो संख्या दी गई वो आपको कितनी दी गई है, 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर कितना दिया गया है, 23, है ना, ये दिया गया है। 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या इतनी है। तो 10 ग्राम में आपको क्या निकालना है, 10 ग्राम में एकक कोशिका की संख्या निकालना। तो सबसे पहले 10 ग्राम में हम परमाणुओं की संख्या तो निकालें, तो लिखेंगे तब 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। तो 10 ग्राम में भैया परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए आप देखिए इसको लिख सकते हो, ये आपका जगह 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपान में। देखिए अगर आप 1 ग्राम में निकालते तो बट्टे में 100 आता, 10 ग्राम में निकालते तो 10 से गुणा करते, चाहे 1/10 कर दो, ठीक है, और चाहे तो 100 से भाग करके 10 से गुणा कर दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और आपको यहाँ पॉइंट देखिए ये आपको मिल गया 6.023, और ये देखिए 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 23, या 10 की पावर कितना बचेगा, 22। तो हमने 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या निकाल ली। अब देखिए आपको यहाँ पर निकालना क्या, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, आपको निकालना है तब एकक कोशिका में या इकाई सेलों की संख्या, आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर लिखोगे तब इकाई सेलों की संख्या बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, बटे में 20 ईसी के लिए परमाणुओं की संख्या कितनी है भाई, 2 है। तो यहाँ पर आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, सूत्र होता है, और बटे में 20 ईसी है, तो 20 ईसी के लिए परमाणुओं की संख्या कितनी है, बटे में जेड आप लिख दीजिए। तो 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6.023 इंटू 10 की पावर 22, और बटे में जेड का मान कितना 20 ईसी के लिए भाई 2 है। इसको आप भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.0011 गुणे 10 की पावर 22 या 10 की पावर 22, ये आपका हो जाएगा इकाई सेलों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, स्टेप को ज़्यादा खाना नहीं है कि स्टेप आप पता लगे खा जाओ, ठीक है, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। पहले ही प्रश्न पत्र में निर्देश दिया गया आप सभी को, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को, ये न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्रम में बढ़ेंगे अपने अगले न्यूमेरिकल की ओर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए फिर देखिए अगले क्वेश्चन को। अब हमारा खा पार्ट क्या दिया गया, देखिए 2 नंबर का होता है, तो 1 नंबर इसमें मिलेगा, 1 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए भाई अगला पार्ट है हमारा, अगले पार्ट में ये बोला जा रहा है खा पार्ट में कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलेय के मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए, केवल व्यंजक लिखना है। देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें सबसे पहले मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो मोल प्रभाज आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखकर डिफिनेशन आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलयन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे मोल अंश भी कहा जाता है। मोल प्रभाज को और क्या कहा जाता है, इसे मोल अंश भी कहा जाता है, मोल प्रभाज को। तो ये हो जाएगी मोल प्रभाज की परिभाषा भाई। और घटक ए का मोल प्रभाज देखिएगा, घटक ए का मोल प्रभाज बराबर, घटक ए का मोल प्रभाज को हम XA से लिख देंगे, XA बराबर NA, और बटे में कुल बताया है ना तो सिग्मा n लिख देंगे। ये घटक ए अगर हम मान लें तो घटक ए का मोल प्रभाज XA बराबर कितना हो जाएगा, NA अपान में सिग्मा n।
या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो XA इक्वल टू Na। ठीक है, कुल परमाणुओं की संख्या अगर बात करें तो इसको आप Na प्लस का Nb भी लिख सकते हो। तो ये मोल प्रभाज का व्यंजक हो गया। आपको प्रश्न में और क्या बोला जा रहा था कि विलेय के मोल प्रभाज और वाष्प दाब में अवनमन के बीच संबंध बताना है। तो संबंध डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप हेडिंग डाल दोगे कि विलेय के मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब में अवनमन के बीच संबंध। क्या संबंध होता है उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। संबंध होता है XB इक्वल टू P0A अपान में PA और बटे में P0A P0। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हैं XB इक्वल टू, ये आपका होता है क्या भाई, विलेय के मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब के अवनमन के बीच संबंध। आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल सकती है, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लैंग्वेज हो सकता है बदल जाए, हो सकता है किसी और के पदों में आपको जो है मोल प्रभाज और वाष्प दाब के अवनमन के बीच संबंध लिखा गया हो, लेकिन एक ही है। ठीक है ना, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर भाई, गा पार्ट की ओर। तो इस तरीके से आपको इतना लिख देना है, फिर हम बढ़ते हैं अगले गा पार्ट की ओर। देखिए गा पार्ट में क्या बोला जा रहा है। गा पार्ट में ये बोला जा रहा है कि एक मोल मतलब सांद्रता दी गई है, एक मोल H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम की पावर -1 सेंटीमीटर की पावर -1 है। S का परमाणु भार 32 दिया गया है। तो इसमें पहले जो जो दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको सांद्रता दी गई है। क्या दी गई भाई, सांद्रता। सांद्रता कितनी दी गई है, 1 मोल दी गई है। और प्रश्न में आपसे ये बोला गया है, देखिए अब यहाँ पर H2SO4 दिया गया है, तो H2SO4 का परमाणु भार निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 1 प्लस S का कितना दिया गया 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना था 16 और 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 98। इतनी बात तो समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे, आप सभी को पता है कि जो H2SO4 का तुल्यांकी भार होता है, क्या भाई, तुल्यांकी भार, तो परमाणु भार हो गया, तुल्यांकी भार होता है कितना भैया 49। ये तो सभी को याद ही होना चाहिए। आपको यहाँ पर देखा जाए तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और आपको दी गई, पहले उसको भी नोट कर लीजिए। आपको दिया गया है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को भैया K से लिखा जाता है, तो विशिष्ट चालकता आपको दी गई है, विशिष्ट चालकता को K से लिखते हैं। K बराबर आपको कितना दिया गया है, K बराबर आपको दिया गया है 26, है ना, 26 × 10⁻², ओम की पावर -1 और सेंटीमीटर की पावर -1, ये आपको दिया गया है। देखिए पहले जो दिया गया उसको आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, H2SO4 का तुल्यांकी भार दिया गया था, तो हम निकालेंगे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर के हिसाब से निकालेंगे, प्रति लीटर। तो ये आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका कुल हो जाएगा 98 और बटे में तुल्यांकी भार कितना है 49, ये आपका आ जाएगा 2। आपको प्रश्न में क्या निकालना था, अब आपको निकालना था तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या होता है 9। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता को हम लैम्डा किससे लिखते हैं भाई, लैम्डा EQ से। चालकता, तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ इक्वल टू आपका सूत्र होता है, क्या होता है, K गुणे में 1000 और बटे में C। मैंने बताया K क्या है भैया, विशिष्ट चालकता है। C यहाँ पर क्या है, C आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्या दिया गया है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये है भैया C। ठीक है, गलती से मैंने लिखा नहीं, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर जो है वो C है। ठीक है, इसी को C से, तो हमने ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर पहले इसलिए निकाला क्योंकि तुल्यांकी चालकता का सूत्र होता है K गुणे 1000 बटे में C। तो मैंने पहले ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर का मान निकाल लिया, 2 आ गया, और यहाँ पर K का मान आपको प्रश्न में दिया गया है। तो लैम्डा EQ बराबर, देखिए K का मान कितना दिया गया है 26 × 10⁻², और बटे में C तुल्यांक प्रति लीटर आपका आया है 2। इसको हल करोगे तो आपका आ जाएगा 13 × 10⁻²। तो सॉरी यहाँ पर गलती हुई है, और गुणे में आपका 1000 भी तो है, तो उसको भी लिख लीजिए आप। तो इसको जब काटोगे तो आपका जाएगा 13 × 10⁻², और यहाँ पर देखिए 1000 को 10 की पावर आप +3 लिख सकते हो। इसको हल करोगे तो लैम्डा EQ का मान आ जाएगा आपका 130। कितना आ जाएगा, लैम्डा EQ का मान 130 आ जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा ओम की पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक की पावर -1, ये इसका मात्रक हो जाएगा भैया। ठीक है ना, बताइए गा पार्ट आप सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये आपका था इस प्रश्न का गा पार्ट। ठीक है, इसमें यही बोला गया था आपसे
कि आपको क्या निकालना है, इसकी वितरित चालकता दी गई है, आपको यहाँ पर निकालना था तुल्यांकी चालकता की गणना। मैंने तुल्यांकी चालकता की गणना यहाँ पर कर दी, एक एक बात अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मॉडल पेपर पर हल करने का मतलब ये है कि देखते हैं हम किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, उसी टाइप से हमको अपनी तैयारी करनी होती है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपको दिया गया घा पाठ। घा पाठ में दिया गया है स्कंदन कि हार्डे-सुलज़े नियम क्या है, समझाइए। मैंने आप सभी लोगों को हार्डे-सुलज़े का नियम जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जब दिए हैं, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, अति लघु और लघु वाले जो दिए हैं, तो अगर आप उनको तैयार कर लेते हो तो वहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। मोल प्रभाव वाले भी प्रश्न उसमें लिखी थी। तो हार्डे-सुलज़े का नियम क्या होता है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए लिख के आ रहा है। किसी आयन अर्थात स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। क्या बताया गया कि किसी आयन या स्कंदन आयन की संयोजकता उतनी ही अधिक होती है, उसकी जितनी संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसी को हार्डे-सुलज़े का नियम कहते हैं। किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने में विद्युत अपघट्य का वह आयन प्रभावी होता है जिस पर आवेश कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के विपरीत प्रकृति का होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हार्डे-सुलज़े का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जरूर तैयार कर लोगे, ठीक है ना। हाँ, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर, और प्रश्न संख्या 3 के का पाठ को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 के का पाठ में ये बोला जा रहा है कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर SCC में पूछा गया है, आपके एग्जाम में FCC के बारे में पूछा जा सकता है, BCC के बारे में पूछा जा सकता है। तो संकुलन क्षमता भैया तीनों की निकालना आप जान लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है आपसे किसकी, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में संकुलन की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एक घन बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक हम घन बना लेते हैं। ये मैंने आपके सामने एक घन बना दिया, ठीक है। घन के कोर की लंबाई a होती है, आप सभी को पता। देखिए यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखेंगे, अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। सरल घनी जालक में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम घन के कोनों पर इसको जो है उपस्थित दिखा सकते हैं, ठीक है। परमाणु जो होते हैं वो घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए घन के किनारों पर स्थित जो कण होते हैं ये एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया नहीं। अगर हम घन के कोर की लंबाई a माने, ठीक है, और इसकी त्रिज्या r माने, तो ये एक दूसरे के एकदम संपर्क में रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो a का मान होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 2r के बराबर हो जाता है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए घन की भुजा की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, भुजा की लंबाई वो कितनी है आपकी a है, ठीक है। और प्रत्येक कण की त्रिज्या में संबंध क्या होता है भैया, अभी मैंने आपको बताया त्रिज्या में संबंध। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि सरल घनी जालक में परमाणु केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं और घन के किनारों पर स्थित कण ये एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये कोनों पर दिखाया है कि स्थित होते हैं, लेकिन ये संपर्क में रहते हैं। संपर्क मतलब ये एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। तो ये जो इनकी त्रिज्या होती है और इनकी जो त्रिज्या होती है, इनका योग जो होता है वो घन की लंबाई या घन की भुजा के बराबर होता है। तो इस प्रकार इसमें रिलेशन हो जाता है a = भैया 2r। क्या हो जाता है, a = 2r हो जाता है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, एक घनी एकक कोष्ठिका का आयतन। तब घनी एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो घनी एकक कोष्ठिका का आयतन V = कितना हो जाएगा आपका, देखिए घनी एकक कोष्ठिका का आयतन निकालना, घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, a का क्यूब, a का मान कितना है 2r, इसका क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 8r³। बताइए, इतनी बात तो समझ में आ गई, इतना एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आपको यहाँ पर निकालना था SCC संरचना की संकुलन दक्षता। तब लिखोगे अतः संकुलन दक्षता बराबर, तो संकुलन दक्षता बराबर क्या सूत्र होता है, एक परमाणु का आयतन। ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन और बटे में सूत्र होता है घनी एकक कोष्ठिका का आयतन, घनी एकक
कोशिका का आयतन, ये सूत्र होता है भैया। ठीक, हम दक्षता निकालें, परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। इतनी बात तो आप सभी को पता है। ठीक है, संकुलन दक्षता बराबर होता है एक परमाणु का आयतन बटे में घनी एका कोशिका का आयतन। ठीक है, अब देखिए एक परमाणु का जो आयतन वो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और बटे में घनी एका कोशिका का आयतन मैंने निकाल लिया है, कितना है 8 आर क्यूब। ठीक है, इसको परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और इंटू में आपका पाई है तो इसको आप पाई/6 भी लिख सकते हो, और गुणे में आपका 100 है और प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है। पाई का मान भैया तो सबका पता होता है 3.14321 ऐसे करके होता है। ठीक है, तो 3.14 होता है पाई का मान, यहाँ पर पाई का मान रख दिया और बटे में 6 और गुणे में हमने 100 कर दिया और प्रतिशत का चिन्ह लगा लिया। इसको आप सभी लोग हल तो कर ही सकते हो, आपको मिल जाएगा 52.4%। ठीक है, तो संकुलन दक्षता कितनी हो जाएगी 52.4%। इस तरीके से आप सभी लोगों को बीसीसी में भी संकुलन क्षमता की गणना करना सीख लेना है और एफसीसी में भी संकुलन क्षमता की गणना करना सीख लेना है। किसी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये नहीं कि इसी को आप रट के जाइए, इसको तो मैंने बता ही दिया है। तो ये भैया हमारा था प्रश्न संख्या 3 का पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं और 2 उपयोग लिखिए। नियान है आपकी अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैसों की हम यहाँ पर आप लोगों के गुण बताएंगे। तो सबसे पहले अक्रिय गैसों के गुण कौन कौन से होते हैं। अक्रिय गैसों का पहला गुण होता है कि ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैसें होती हैं। अक्रिय गैसें क्या होती हैं, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैसें होती हैं। इनकी संयोजकता शून्य होती है। अक्रिय गैसों की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है भाई, शून्य होती है। उपयोग की बात करें तो जैसे हमने बताया हीलियम गैस क्या है, अक्रिय गैस है। इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग यह है कि यह गुब्बारों और वायु पोतों में भरने के काम में आती है। ठीक है, जो आपकी अक्रिय गैस हीलियम है ये क्या होती है, गुब्बारों और वायु पोतों में भरने के काम आती है। और जो नियान गैस है, ये भी अक्रिय गैस है। और नियान गैस की जो आपका उपयोग होता है वो होता है बहुत कम दाब पर नियान से भरी ट्यूबों में विद्युत गुजारने पर नारंगी रंग की चमक पैदा होती है, जिसका विद्युत संकेतों में उपयोग किया जाता है। ये आपका मैंने नियान अक्रिय गैस का उपयोग बता दिया। तो 2 गैसों का उपयोग बताना था वो बता दिया, और अक्रिय गैसों के मैंने आप सभी को गुण भी बता दिए। इस तरीके से आप सभी लोगों का जो ये क्वेश्चन है तैयार हो गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने गा पार्ट की ओर। तो तीसरे के गा पार्ट में देखते हैं हमें यहाँ पर क्या लिखना है। तीसरे के गा पार्ट में यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। तो पहले का IUPAC नाम क्या होगा, सभी लोग अपने हिसाब से निकालिए, क्योंकि IUPAC नाम का एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है भैया, हर हालत में आना है और 2 नंबर में आना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला दिया गया है इसका IUPAC नाम क्या होगा, और जो दूसरा दिया गया है गा पार्ट में पहला, ठीक, गा पार्ट में पहला, इसका IUPAC नाम आपका हो जाएगा डाइमाइन क्लोरिडो निट्रेटो एन प्लेटिनम 2। ठीक, इसी प्रकार जो दूसरा आपको दिया गया है इसका हो जाएगा IUPAC नाम पोटेशियम ट्राईऑक्सालेटो क्रोमेट 3। मिला लीजिएगा आप सभी लोग, जो भी आपने किया है देखिए सही है या नहीं सही है। ठीक है, ये आपके IUPAC नाम हो गए। आगे बात करें तो हमारा जो अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का घ पार्ट, DNA तथा RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो देखिए आपके स्क्रीन पर मैं अंतर बता रहा हूँ, इनको आप समझिए। DNA तथा RNA में हमें क्या बताना है, हमें बताना ये है, प्रश्न में क्या कहते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर बताना है। तो देखिए DNA में उपस्थित शर्करा 2-डीऑक्सी राइबोस है और RNA में उपस्थित शर्करा डी राइबोस है। पहला तो ये आपका हो गया अंतर। और दूसरा DNA में साइटोसिन तथा थायमिन पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं, और RNA में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं। तीसरा DNA में द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है और RNA की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया DNA तथा RNA में
क्या आपसे पूछा गया था? अंतर पूछा गया था, संरचनात्मक, क्रियात्मक। तो इस तरीके से आपके संरचनात्मक, क्रियात्मक मैंने 3 अंतर बता दिए हैं। आपको और आते हैं तो और लिख दोगे, बहुत अच्छी बात है। 4 से ज़्यादा नहीं लिखना बस। अब यहाँ पर देखिए आगे के जो प्रश्न हैं, ठीक है, देखिए समय भी आपका काफ़ी हो रहा है, आधे घंटे का समय हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको हल कीजिएगा पूरा पेपर, और अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बालाजी स्टडी मोशन, बालाजी स्टडी मोशन, बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर आप सभी लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सोल्यूशन की, ठीक है। देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सोल्यूशन की। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी उसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।